और सौंदर्य। कला सौंदर्यमयी है, वह मानव जीवन से प्रेरित है। कला का संबंध मनुष्य की रचनाशीलता से है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, जिसमें सौंदर्य निहित रहता है। कला मनुष्य की कल्पना, रचना या कृति है। कला आत्माभिव्यक्ति है, समय का संवाद है, मानवीय संवेदना और अनुभूतियों का विस्तार है। सौंदर्य बोध का प्रतिफल है कला। आदिकाल से ही यह मान्यता है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्राय सभी कार्य जिनमें सौंदर्य अनुभूति हो, कला की श्रेणी में आते हैं। आज कला को आर्ट के नाम से जाना पहचाना जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य सौंदर्य ही होता है। सौंदर्य की अनुभूति। सौंदर्य कला का महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। इस संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विचार है कि जहाँ तक सुंदरता का संबंध है, वह कला के लिए अनिवार्य है। कला शरीर है, सौंदर्य कला की एकमात्र साधना है, जो सबको सौंदर्य में संसार की आनंदानुभूति कराती है और उसकी आत्मा जो कभी विभक्त नहीं हो सकती। कला सौंदर्य का ही मूर्त रूप है, जहाँ ऐसा लगता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ हो। जब दर्शक किसी सुंदर वस्तु का अवलोकन करता है, तो वह न तो उसके मूल्य पर और न ही उसकी उपयोगिता पर ध्यान देता है, बस उसके लालित्यपूर्ण दर्शन में डूब जाता है। वह आनंद विभोर हो उठता है। इसी स्थिति को सौंदर्य अनुभूति की स्थिति कहते हैं। कला की अवधारणा। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे, कला है। फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। कला के प्रकार। कला के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि आदि। मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र। मृदभांड कला मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला सिक्के या मोहरे। प्रस्तर कला पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। धातु कला कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। दंत कला हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मूर्ति कला जिसमें चारों ओर तराशकर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है, यद्यपि गहराई से उकेरकर उन्हें जीवंत बना दिया जाता है। सिक्कों की आकृतियाँ भी इसी कोटि की होती हैं, चूँकि इसमें आधी आकृति बनाई जाती है। संभवतः इसीलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी दो शैलियों में निर्मित होते हैं। हाई रिलीफ, इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है, इसीलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है।
कला के उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है। अजंता, बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन हुआ है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। यही धर्म प्रधान मूर्तियां एवं चित्रकृतियां पूरे देश में देखी जा सकती हैं। चित्रकला ने धर्म को सौंदर्य एवं आकर्षण प्रदान किया है। अंतर प्रकृति से अंकन। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। अजंता की चित्रावलियों में जंगल, उद्यान, पर्वत, प्रकृति, सरोवर, रंग महल तथा कथा के पात्र सभी को एक साथ एक ही दृश्य में अंकित किया गया है। इसी प्रकार पद्म पानी के चित्र में कुछ रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का जो अंकन हुआ है वह दर्शनीय है। कल्पना। कल्पना प्रिय भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। वह उसके आधार पर ही पली बढ़ी, अतः उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। यूं भी भारतीय लोगों का मन यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में अधिक रमा है। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं कल्पना प्रसूत ही हैं। प्रतीकात्मकता। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। प्रतीक कला की भाषा होती है। सांकेतिक एवं कलात्मक दोनों प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है। जैसे स्वास्तिक, सिंह, आसन, चक्र, मीन, श्री, लक्ष्मी, कलश, वृक्ष, दर्पण, पद्म, पत्र, वैजयंती आदि। मोरपंख एवं मुरली कृष्ण का प्रतीक है। कमल पर स्थित श्री लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। अलंकारिकता। भारतीय कला में अलंकार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि भारतीय कलाकार ने सत्यम शिवम के साथ सुंदर की कल्पना की है और इसीलिए सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकरणों का अपनी रचना में प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए खंजन अथवा कमल के समान नेत्र, चंद्र के समान मुख, शुक चंचू के समान नासिका, कदली स्तंभों के समान जंघाएं। इसी प्रकार भारतीय आलेखनों में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। जैसे राजपूत मुगल चित्रों में हाशियों में फूल, पत्तियां, पशु पक्षियों का अलंकरण मिलता है। कलाकारों के नाम। प्राचीन काल के कलाकारों ने अपनी कृतियों में नाम अंकित नहीं किए, किंतु राजस्थानी चित्रशैली में कहीं कहीं कलाकार द्वारा चित्रित चित्र पर कलाकार का नाम अंकित किया हुआ मिलता है। मुगल शैली में तो चित्रों में कलाकार के नाम के साथ साथ चित्र में रंग किसने भरे हैं, रेखांकन किसने किया है इत्यादि तक लिखे मिलते हैं। सामान्य पात्र। भारतीय कला में सामान्य पात्र विधान परंपरागत रूप में विकसित हुआ है, जबकि पाश्चात्य कला में व्यक्ति विशेष का महत्व है। भारतीय कला में अंग प्रत्यंग के माप एवं रूप निश्चित है और उन्हीं के अनुसार राजा, रंक, साधु, सेवक, देवता, स्त्री, किशोर, युवक, गंधर्व आदि की रचना की जाती है। इसी प्रकार उनके व्यवसाय के अनुसार उनके चित्र खड़े एवं बैठने की दिशा व स्थान भी निश्चित रहते हैं। रेखा तथा रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, उसमें गति है। रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। मुद्राएं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अभिनय प्रकरण में
अंगों तथा उपांगों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अनेक मुद्राओं का अवतरण किया गया है। ध्यान, विचार, संकेत, उपदेश, क्षमा, तपस्या, भिक्षा, त्याग, वीरता, क्रोध, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह, एकाकीपन आदि मानव भावों को बड़ी ही स्वाभाविक मुद्राओं में दर्शाया गया है। अजंता चित्र शैली में दर्शित आकृतियां अपनी भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हैं। साहित्य पर आधारित भारतीय चित्रकला साहित्य पर भी आश्रित रही है। चित्रकारों ने काव्य में वर्णित साहित्य के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया है, यानी कवियों के द्वारा प्रतिपादित विषयों को ही चित्रकार ने अपने माध्यम के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति उभर कर सामने आई है। कला अध्ययन के स्रोत। कला अध्ययन के स्रोत का अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला के इतिहास को जानने में सहायक हों। भारतीय चित्रकला के अध्ययन स्रोत निम्न श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ। वर्तमान में कुछ ऐसे ग्रंथ प्राप्त हैं जिनमें प्राचीन समय की कला विषयक जानकारी मिलती है। राजा महाराजों के राज्यकाल में घटित घटनाओं का वर्णन भी इन ग्रंथों में मिलता है। शिलालेख। शिलाओं पर अंकित प्राचीन लेखों से कला, धर्म एवं वास्तु निर्माण के विषय में जानकारी होती है। बादामी, अजंता, बाघ आदि गुफाओं से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनके निर्माण एवं कला शैलियों के विषय में जानकारी मिलती है। महाराजा अशोक द्वारा खुदवाए अनेक धर्मलेख शिलाओं पर प्राप्त हैं। प्राचीन खंडर। उत्खनन के पश्चात प्राचीन समय में ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल, स्मारक, मंदिर तथा वनों से प्राप्त चित्रों तथा मूर्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता, एलोरा, बादामी, सारनाथ आदि जगहों में खुदाई एवं सफाई के बाद ही कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिली। मोहरे तथा मुद्रा। प्राचीन काल में प्रचलित कला के विषय में शहरों तथा मुद्राओं से जानकारी मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु आकृतियों से उस समय की उन्नत मूर्तिकला का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जहांगीर कालीन एवं मौर्य कालीन काल से प्राप्त मुद्राओं से उस समय प्रचलित कला शैलियों का परिचय प्राप्त होता है। यात्रियों के वृत्तांत। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा उन्होंने यहाँ की कलाकृतियों का अवलोकन कर उनके विषय में विवरण लिखे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कलाकृतियों का वृत्तांत विदेशी यात्री मेगस्थनीज ने दिया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का वृत्तांत फाहियान ने लिखा है। 16वीं शताब्दी में तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था। उनके द्वारा कला के विषय में लिखे प्राप्त विवरण मिलते हैं। बादशाहों द्वारा लिखित आत्मकथाएं। मुगल बादशाहों द्वारा लिखित आत्मकथाओं से उस समय में प्रचलित कला, कलाकार, स्थापत्य एवं कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिलती है। बाबर द्वारा लिखित वाक्याते बाबरी, जहांगीर द्वारा लिखित तुजुके जहांगीरी और अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी के द्वारा चित्रकला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।